गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पहला टॉपिक था जाति व्यवस्था। थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक है नातेदारी व्यवस्था यानी किनशिप सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे नातेदारी व्यवस्था का अर्थ क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, श्रेणियाँ क्या हैं, इसकी रीतियाँ क्या हैं, रीतियों की उत्पत्ति के क्या कारण रहे हमारे समाज में, और हमारे भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था का क्या महत्व है और किन किन समाजशास्त्रियों में ने इसमें योगदान दिया है। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि नातेदारी व्यवस्था है क्या। मानव समाजों की सामाजिक संरचना और व्यवस्था का निर्माण नातेदारी द्वारा होता है। हम मानव समाज की किसी भी बात को तब तक नहीं समझ सकते जब तक उनकी नातेदारी व्यवस्था को पूरा ज्ञान नहीं हो। नातेदारी की विशेषताएं समरक्त और विवाह संबंध, आयु भेद, पीढ़ी भेद, लिंग भेद आदि आदिम ग्रामीण और नगरीय समाजों की सभी व्यवस्थाओं तथा कार्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर संबंध, कर्तव्य और अधिकार, सत्ता आदि भी नातेदारी द्वारा निश्चित किए जाते हैं। मानव समाजों का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जो नातेदारी के बिना वर्णित और परिभाषित किया जा सके। तो इसको समझने के लिए हम नातेदारी का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, संज्ञाएं आदि का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना अति आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले अध्ययन करते हैं नातेदारी व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषाओं का। सबसे पहले नातेदारी की परिभाषा दी है लेवी स्ट्रॉस समाजशास्त्री ने। नातेदारी व्यवस्था वंश या रक्त संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से वर्णित नहीं होता जो कि व्यक्ति को मिलती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है। यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है, वास्तविक स्थिति का स्वतः विकास नहीं है। एक दूसरे समाजशास्त्री हैं चार्ल्स बिनेट। उनके मतानुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि माने हुए एवं रक्त संबंधों पर आधारित हों। इन्होंने स्पष्ट किया है कि नातेदारी में दो प्रकार के संबंध आ जाते हैं। पहला तो वे संबंध जो माने हुए होते हैं, दूसरा वे संबंध जो रक्त संबंधी होते हैं। लेकिन सभी रक्त संबंध नातेदारी में नहीं आते हैं, केवल वे ही रक्त संबंधी आते हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। वैवाहिक एवं गोद संबंध भी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त व्यवस्था है जो मानव चेतना में विद्यमान होती है। यह विवाह, मान्य संबंध तथा वंशावलियों द्वारा निर्धारित और वर्णित होती है। यह एक प्रकार से परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं। नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं को समझना आवश्यक होता है। जैसे नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था होती है। यह नातेदारी व्यवस्था अमूर्त व्यवस्था होती है जो मानव चेतना में विद्यमान होती है। इसके बाद नातेदारी में प्रजनन तथा वंशावलियों द्वारा निर्धारित और वर्णित भी की जा सकती है। इसके बाद नातेदारी यह परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं। और नातेदारी में संबंधों के आधार निम्न हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए, जैसे रक्त संबंध, विवाह संबंध और गोद संबंध। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी के प्रकार या भेदों का, टाइप ऑफ किनशिप। तो मानव द्वारा मुख्य रूप से नातेदारी के दो भेद मिलते हैं। प्रजनन की कामना के लिए दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। पहला है विवाह संबंधी नातेदारी और दूसरा है रक्त संबंधी एवं कल्पनात्मक नातेदारी। पहला विवाह संबंधी जो नातेदारी है उसमें उसका संबंध वैवाहिक संबंध है जो सामाजिक या कानूनी आधार पर मान्य होना चाहिए। इसे विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं। इससे संबंधित संबंधियों यानी पति पत्नी आदि को विवाह संबंधी स्वजन कहते हैं। इन संबंधियों को परस्पर संबोधित करने वाली कड़ी या बंधन विवाह होता है, रक्त संबंध नहीं होता है।
जब एक पुरुष का विवाह होता है तो उसका अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित हो जाता है, जैसे पति, दामाद, जीजा, फूफा, मौसा, साड़ू, बहनोई आदि। इस प्रकार स्त्री भी पत्नी, बहू, भाभी, चाची, मामी, देवरानी, जेठानी, सलेज आदि विवाह संबंधी द्वारा बन जाते हैं। विवाह के द्वारा व्यक्ति तथा दो परिवार और उनके सदस्य परस्पर संबंधों में बंध जाते हैं। ये संबंध अनेक युगल के रूप में होते हैं, जैसे पति पत्नी, दामाद ससुर, जीजा साला, जीजा साली, मौसा भांजा, साड़ू साड़ू साड़ू, साला बहनोई, सास बहू, ससुर पुत्र वधू, देवर भाभी, ननद भाभी, देवरानी जेठानी आदि। विवाह द्वारा परस्पर संबंधी नातेदारी में विवाह संबंधी नातेदार कहलाते हैं। दूसरा आता है रक्त संबंधी या कल्पनात्मक नातेदारी। नातेदारी में दूसरे प्रकार का संबंध रक्त संबंध है, जो सामाजिक या कानूनिक आधार पर मान्य होना चाहिए। इसे रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं और इससे संबंधित संबंधियों जैसे पिता पुत्र आदि को रक्त संबंधी स्वजन कहते हैं। इन संबंधियों को परस्पर संबंधित करने वाली कड़ी या बंधन रक्त संबंध होता है, विवाह संबंध नहीं होता। इसमें संबंधी जन्म, रक्त तथा गोत्र संबंधों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के संबंधों का आधार जैविकीय है, परंतु इनमें समाज को मान्यता होनी चाहिए, जैसे नैतिक और अनैतिक संतान तथा गोद ली हुई संतान इसके उदाहरण है। इस प्रकार से अनैतिक संबंधों से संबंधित स्त्री पुरुषों की संतान प्राणी शास्त्रीय आधार पर उनकी होते हुए भी समाज और कानून उसे अनैतिक संतान मानते हैं। उनमें पिता पुत्र माता पुत्र का संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, जबकि गोद ली हुई संतान के पिता पुत्र माता पुत्र आदि संबंधित स्थापित हो जाते हैं। जिस परिवार में जन्म होता है उससे उसके सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति को रक्त संबंधी माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ, दादा दादी, मामा मौसी आदि होते हैं। रक्त, जन्म और गोद संबंधों में से संबंधित नातेदारी में रक्त संबंधी नातेदारी जो है कहलाते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी की श्रेणियों का। सभी समाजों में अनेक व्यक्तियों से अनेक संबंधियों से जो है संबंधित होता है व्यक्ति। ये संबंध किसी से कम या अधिक निकटता के होते हैं। नातेदारी में इन संबंधों की निकटता और दूरी का अध्ययन करने के लिए संबंधियों के निम्न प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। मुरडॉक ने जो है इसकी श्रेणियां बताई हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चौथा उन्होंने बताया है दूर के संबंधी। तो प्राथमिक संबंधी होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता के प्राथमिक संबंधी वे होते हैं जिनसे कर्ता का सीधा संबंध होता है। कर्ता के तथा प्राथमिक संबंधी के बीच अन्य कोई मध्यस्थ नहीं होता है। पति तथा पत्नी मात्र ऐसे प्राथमिक संबंधी हैं जो विवाह के बंधन से परस्पर जुड़े होते हैं। अन्य कोई भी वैवाहिक संबंधी प्राथमिक संबंधी नहीं होता है। अन्य सभी 6 प्राथमिक संबंधी रक्त से परस्पर संबंधित होते हैं। ये हैं पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन। अब प्राथमिक संबंधी जो हैं रक्त संबंधी 7 प्रकार के होते हैं और एक होता है 8वां जो है पहले हम बता चुके हैं कि विवाह संबंधी यानी पति पत्नी। तो ये कुल मिलाकर नातेदारी जो है उसकी प्राथमिक श्रेणी 8 प्रकार की होती है। द्वितीयक संबंधी जो नातेदारी है वो 33 प्रकार की बताई है मुरडॉक ने। इसका अर्थ है कि कर्ता के द्वितीयक संबंधी वे होते हैं जो कर्ता के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं, परंतु कर्ता से सीधे संबंधित नहीं होते हैं। जैसे कर्ता के पिता का पिता, कर्ता या पुत्र का पिता से प्राथमिक संबंध तथा पिता का अपने पिता या कर्ता के दादा से प्राथमिक संबंध कर्ता के दादा या द्वितीयक संबंधी हो गए। इसी प्रकार अन्य रक्त संबंधी कर्ता की दादी यानी पिता की माता, नाना यानी माता का पिता, नानी यानी माता की माता, ताऊ अर्थात पिता का बड़ा भाई, चाचा
अर्थात पिता का छोटा भाई। पोता यानी बेटे का बेटा। पोती यानी बेटे की बेटी द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं। इस प्रकार पत्नी के या पति के सभी प्राथमिक संबंधी जो कर्ता के प्राथमिक संबंधी नहीं है आदि कर्ता के द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं। जैसे ससुर यानी पत्नी या पति का पिता, सास यानी पति या पत्नी की माता, साला अर्थात पत्नी का भाई, साली अर्थात पत्नी की बहन, देवर यानी पति का छोटा भाई, जेठ यानी पति का बड़ा भाई आदि। इस प्रकार सौतेले जो है माता पिता की दूसरी पत्नी, सौतेला पिता यानी माता की दूसरा पति, सौतेला भाई यानी सौतेले माता पिता माता या सौतेले पिता का पुत्र, सभी जो हैं कर्ता के द्वितीयक संबंधी होते हैं। द्वितीयक संबंधी जो संख्या है वो मुरडॉक ने 33 बताई है। अब आता है तृतीयक संबंधी नातेदारी। ये मुरडॉक ने 151 बताई है इनकी संख्या। तृतीय संबंधी श्रेणी का तात्पर्य है कि व्यक्ति के तृतीय संबंधी वे होते हैं जो कर्ता के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं, या हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि कर्ता के प्राथमिक संबंधी के द्वितीयक संबंधी या कर्ता के द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी जो हैं तृतीयक संबंधी श्रेणी कहलाते हैं। इसी प्रकार जैसे कर्ता के पिता का पिता यानी परदादा तृतीयक संबंधी कहलाता है। इसी प्रकार पड़पोता यानी बेटे के बेटे का बेटा, परनाना अर्थात माता की माता का पिता आदि। तृतीयक संबंधी परिभाषा में दोनों प्रकार से बता चुके हैं। जैसे नानी का पिता, दादा का पिता, दादी का पिता, पोते का बेटा, ससुर का पिता, साले की पत्नी, साले का पति, चाची, चाचा की पत्नी आदि कर्ता के तृतीयक संबंधी रिश्तेदार होते हैं। अब मुरडॉक ने इन 3 श्रेणियों के अतिरिक्त एक अन्य संबंधी बताए हैं, वो हैं तूर्कीय संबंधी। तृतीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी द्वितीयक संबंधी कर्ता के दूर के संबंधी कहलाते हैं। मुरडॉक ने इन्हें दूर के संबंधियों की श्रेणी में रखा है क्योंकि इनसे कर्तव्य और अधिकार के संदर्भ में पारस्परिक संबंध, अंतःक्रिया आदि बहुत कम प्रभावहीन हो जाती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी की रीतियों का, जो निम्नलिखित हैं। वो 6 प्रकार की बताई हैं, जिनको आप नाम के बिंदुओं में जो है अंकित कर सकते हैं। पहली है परिहार, दूसरी है परिहास, तीसरी है माध्यमिक संबोधन, चौथी है पितृश्रेष्ठ, 5वीं है मातुलेय, और अंत में हम जिसको कह सकते हैं तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे परिहार का। नातेदारी व्यवस्था में परिहार का नियम या रीति बहुत ही लोकप्रिय है। परिहार का अर्थ है कुछ ऐसे रिश्ते जो दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध तो स्थापित करते हैं, पर साथ ही इस बात का निर्देश देते हैं कि वे एक दूसरे से दूर रहें और पारस्परिक अंतःक्रिया में यथासंभव प्रत्यक्ष या आमने सामने रहते हुए भी सक्रिय भाग न लें। इस प्रकार के संबंध में पुत्र वधू, सास ससुर का संबंध भी कुछ समाजों में परिहार के अंतर्गत आता है। जैसे युका जनजाति में यह नियम है कि वधू कभी भी अपने ससुर या जेठ के चेहरे को न देखे, न ही दामाद अपने सास और ससुर के चेहरे को देखे। दूसरे प्रकार की जो श्रेणी है वो है परिहास। इसका तात्पर्य है कि कुछ रिश्ते जो हंसी मजाक के होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, जैसे साले बहनोई, जीजा साली के संबंधी, उनमें मधुर संबंध होते हैं, उन्हें हम परिहास संबंध कह सकते हैं। इसके बाद आता है माध्यमिक संबोधन। ये जो परिहास संबंध है इसको एक समाजशास्त्री हैं रिवर्स, वो मानते हैं कि परिहास संबंध की उत्पत्ति फुफेरे ममेरों में भी विवाह संबंध
जो प्रारंभिक युग में सामान्य था उसके कारण हुई। ये समाजशास्त्री वेस्टरमार्क इन्होंने इस सिद्धांत से जो है सहमत नहीं है। वो मानते हैं कि किसी भी संस्था से किसी की उत्पत्ति की कल्पना करना बहुत सरल है, परंतु इसे प्रमाणित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि परिवार में यौन संबंधी विषयों से बचने का बहुत ही भरसक प्रयास किया जाता है। इस प्रयास संबंध में यौन संबंध हंसी मजाक की उतनी ही छूट रहती है। देवर भाभी, जीजा साली, साले बहनोई आदि के बीच जो है हिंदू और अन्य समाजों में पाए जाने वाले मधुर संबंध परिहास संबंध के उत्तम उदाहरण हैं। वे एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे के साथ सामान्य त्रुटि पर खिल्ली उड़ाते हैं, सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और यौन संबंध हंसी मजाक में सम्मिलित हो जाते हैं। इन संबंधियों में हंसी मजाक की मात्रा और क्षेत्र त्योहारों के दिनों में बहुत बढ़ जाती है। हिंदुओं में होली का त्यौहार इस मामले में उल्लेखनीय है। तीसरी श्रेणी आती है माध्यमिक संबोधन। नातेदारी व्यवस्था का एक और रीति है ये माध्यमिक संबोधन। इस रीति को माध्यमिक संबोधन इसलिए कहा है कि इस रीति के अनुसार एक संबंधी को संबोधन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, क्योंकि उनके संबंधी को उसके नाम से पुकारना वर्जित होता है, मना होता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में समुदायों में विशेषकर हिंदुओं में पत्नी का नाम लेना पति के लिए और पति का नाम लेना पत्नी के लिए वर्जित है। इस कारण पति पत्नी को संबोधित करने के लिए वो अपने किसी लड़के या लड़की के माध्यम बना लेते हैं, उसी के माध्यम से पति को पुकारते हैं। जैसे यदि लड़के का नाम राजू है तो वह स्त्री पति को राजू के पिता कहकर संबोधित करेगी। इसके बाद में आता है मातुलेय। मातुलेय का तात्पर्य है मामा। इसमें संपत्ति का अधिकारी जो है भांजा होता है और उस पर उसकी संपत्ति का अधिकारी यानी मामा के बच्चे ना होकर स्वयं वो भांजा होता है। इसी प्रकार की जो श्रेणी है पितृश्रेष्ठ, उसमें उसका तात्पर्य है कि पिता की बहन अर्थात बुआ। तो बुआ अपने जो है भतीजे को गोद ले लेती है और उसी का पालन पोषण करती है और इस प्रकार से इसको पितृश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि बुआ की संपत्ति पर और उस भांजे का अधिकार होता है। इस प्रकार से ये नातेदारी की 6 श्रेणियाँ बताई गई हैं। नातेदारी अध्ययन का जो है अभी हम महत्व का अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें पहला बिंदु है सार्वभौमिकता। यानी भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था सार्वभौमिक है। भारतीय समाजों की संरचना इसी पर आधारित होती है। दूसरा है विशिष्टता। सभी समाजों में नातेदारी व्यवस्था विशिष्ट होती है, यानी कितनी 2 समाजों में नातेदारी व्यवस्था बिल्कुल एक सी नहीं होती है, उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तीसरा है सामाजिक संगठन का आधार। सामाजिक संगठन 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत सामाजिक संगठन और आधुनिक। चौथा है सरलतम व्यवस्था। सामाजिक संगठन की विभिन्नता व्यवस्थाओं में नातेदारी व्यवस्था का सरलतम रूप होता है, इसे समझना व्यवस्था करना सरल है। पांचवा है आकर्षण। नातेदारी व्यवस्था जटिल समाजों की तुलना में आदिम तथा ग्रामीण समाजों में अत्यंत महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी और मौलिक विशेषता होने के कारण इसके अध्ययन की ओर ग्रामीण मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित हुआ है। और अन्य जो महत्व है वह है नूतन विषय, यानी ये एक नया विषय सामग्री है, क्योंकि इससे पहले अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने समाज के विभिन्न पहलुओं का तो अध्ययन किया, लेकिन नातेदारी की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। नेल्सन ग्रेवन कहते हैं कि इसका नया और अछूता होना सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का विषय है। इस प्रकार से हम जो है नातेदारी का महत्व भारतीय समाज में स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ अन्य बिंदु हैं जिनमें पहला है विवाह का निर्धारण करना, परिवार का निर्धारण करना, वंश का निर्धारण, उत्तराधिकार और पदाधिकार का निर्धारण, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह, आर्थिक हितों की सुरक्षा, मानसिक संतोष। इस प्रकार भारतीय समाजों में नातेदारी का विशेष महत्व है। जब भारत के आदिम और ग्रामीण समाजों की सामाजिक संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो वह नातेदारी को आधार मानना ही पड़ता है।